सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। संडे का दिन है, 14 मई का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। 14 मई 2023 का सबसे पहली जो न्यूज़ है आपके फ्रंट पेज की दिख रही होगी, कांग्रेस सर्ज टॉपल्स बीजेपी इन कर्नाटका। तो कल कर्नाटका के इलेक्शंस का रिजल्ट आया जिसमें कि कांग्रेस ने भारी बहुमत से कहना चाहिए सरकार बनाई है। 135 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस के पास गई हैं, लगभग 66 सीट्स बीजेपी के पास गई हैं, 19 सीटें जेडीएस के पास हैं। हालांकि ये न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्रॉम योर नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी सरकार है, कैसे है। थोड़ा सा अब मैं इसमें यूपीएससी का एंगल डालता हूँ। जैसे कर्नाटका के इलेक्शंस हुए हैं तो थोड़ा सा अपन घुसते हैं कर्नाटका की तरफ, है ना। तो पहले मैं ये इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा, उसके बाद हालांकि आपके साथ सारी चीज़ें साझा करूंगा। तो यहाँ पे कर्नाटका की बात अगर हम करें, सबसे पहले नेशनल पार्क जो कर्नाटका के इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में पूछ सकता है। तो नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क याद रखना है आपको, कुद्रेमुख नेशनल पार्क याद रखना है, आंशी नेशनल पार्क याद रखना है, नगरहोल नेशनल पार्क याद रखना है और बैनरघट्टा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। तो ये नेशनल पार्क्स हैं जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। बांदीपुर, कुद्रेमुख, आंशी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और बैनरघट्टा। इसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो कि कर्नाटका में है, तो उसमें BR हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आदि चुंचानगिरी वाइल्ड लाइफ पीकॉक सेंचुरी, अराभितिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अत्तिवेरी बर्ड सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोराजी बियर सेंचुरी, घटप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुड़ावी बर्ड सेंचुरी। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं बोल सकते आप कि ये नहीं पूछा जाएगा। नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पगिरी, है ना। तो इस तरह से ये शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ नाम आप ज़रूर दिमाग में रखिए। पूरे याद तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन दिमाग में रखिए, है ना। तो ये आई होप आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ जो रामसर साइट्स हैं कर्नाटका की वो देख लीजिए। तो रामसर केवल एक साइट है कर्नाटका की, अभी 75 साइट्स में केवल एक है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। अभी 15 फरवरी 2022 को इसको बनाया गया है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। केवल एक रामसर साइट है जो कि कर्नाटका में है। केरला की हालांकि 3 नीचे लिखी हुई है, अष्टमोडी, सष्टमकोट्टा और वेम्बनाड कोल लेक, है ना। तो ये 3 केरला की, एक रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका की है। एक और चीज आपको इसी से एसोसिएटेड बता दूं कि जो PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो कर्नाटका का जो PVTG है वो 2 हैं, जेनु कुरुबा और कोरागा। याद रखिएगा, जेनु कुरुबा और कोरागा, दीज आर द 2 PVTGs ऑफ कर्नाटका। तो चूंकि न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको ये सारे फैक्ट्स जो हैं एसेंशियल वो बता दिए हैं। आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल। याद रखिएगा कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देख लेते हैं आज के थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आप देखिए, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया। सेकंड है, द शिफ्ट इन द ITCZ फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यूरिंग द समर विड्रॉज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जरूर उसका आंसर कर पाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आप सबको जब मानसून आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ द मानसून, और हमारा जो आउटबर्स्ट होता है यानी कि कहना चाहिए जो सडन ऑनसेट होता है मानसून का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया के ऊपर से जो वेस्टर्लीज वाला पोर्शन है वहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनी रहती है। तो जैसे ये ITCZ का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है और जो हाई प्रेशर एरिया की वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो ना इधर आंसर होगा। दूसरा है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नदर्न प्लेन्स, द रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया आर। क्या रीजंस हैं इतने कोल्ड के? तो पहला लिखा है फार अवे फ्रॉम द सी। यस, फार अवे फ्रॉम द सी एक रीजन है क्योंकि उससे मॉडरेटिंग इम्पैक्ट नहीं आ पाता। दूसरा लिखा है स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयन रेंजेस, ये भी सही रीजन है। थर्ड लिखा है कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम टकलामकान डेजर्ट्स एंड प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये गलत है क्योंकि हमारे यहाँ तुर्कमेनिस्तान और इधर साइड से कैस्पियन सी की तरफ से आती है ठंडी हवाएं, ना कि इधर से। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। तीसरा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओशियानिक ट्रेंचेस आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
दूसरा लिखा है डीपेस्ट ट्रेंच इज मेजर्ड एट मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड नॉर्थ ऑफ जापान कोस्ट। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट ही सही है। मारियाना ट्रेंच हालांकि सही बताया, लेकिन ये नॉर्थ ऑफ जापान कोस्ट नहीं है। अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट इन द नॉर्थ ऑफ जापान कोस्ट, इट इज इन साउथ ऑफ द साउथ, और कहना चाहिए थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न साउथ में है ना। तो ये आप देख सकते हैं मारियाना ट्रेंच यहाँ पर है, जापान कोस्ट वहाँ पर है, और इस तरीके से आपको ये मैप दिखा दिया। पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो चैलेंजर डीप कहलाता है। याद रखिएगा, डीपेस्ट पॉइंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो चैलेंजर डीप रहता है। ट्रेंच में मारियाना ट्रेंच है, नो डाउट इन दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज साइलेंटली सिंकिंग द ग्राउंड बीनीथ इंडियाज फीट। तो अब ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की बात चल रही है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयट हो चुका है, स्पेशली इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये एरियाज। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हैविली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर विड्रॉल है। तो इट इज़ हैविली डिपेंडेंट अपॉन द ग्राउंड वाटर विड्रॉल। अब देखो, जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, न केवल आपके वाटर रिसोर्सेज कम होंगे, बल्कि आपका जो वाटर का पोल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और एक बॉडी के बारे में यहाँ मेंशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। याद रखिएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इस बॉडी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज बेसिकली बॉडी सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर का आता है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोलते हैं इसको, तो याद रखिएगा इसको। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में, 1970 में इसको बनाया गया था। उस समय एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, उसको रीनेम करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया था। और ये आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट, है ना। यहाँ पे देखो डेटा भी लिखा है, पंजाब में 76% ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉयटेड, चंडीगढ़ में 64%, 50% दिल्ली में। ये ग्राउंड वाटर ब्लॉक इतने ओवर एक्सप्लॉयटेड ऑलरेडी हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेड का मतलब कि जितना उनकी रिचार्ज कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, रिचार्ज कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में मेंशन था। तो हालांकि आपको बटरफ्लाई का माइग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं जानना है कि कौन सा कहाँ कैसे माइग्रेट करती है। यहाँ वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट की बात चल रही है। तो यहाँ पे एक तो है जो मिल्क, लेट मी टेल यू द नेम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, मिल्क वीड बटरफ्लाइज। एक तो आपको याद रखना है कि ये मिल्क वीड बटरफ्लाइज के बारे में याद रखना है। दिस इज़ वन ऑफ द कहना चाहिए कि स्पीशीज ऑफ द बटरफ्लाई। इसके अलावा यहाँ पे दो तीन और नाम लिखे हैं, डबल ब्रांडेड क्रो बटरफ्लाई। इसके अलावा डार्क ब्लू टाइगर बटरफ्लाई, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, है ना, और स्ट्रिप्ड टाइगर। ये सारे ऊपर के वही हैं। जैसे आप देखो तो ये स्ट्रिप्ड टाइगर है, दूसरा ये ब्लू टाइगर है, तीसरा ये आपका डार्क ब्लू टाइगर है, और चौथा फिर आपका प्लेन टाइगर है। तो दीज आर ऑल द बटरफ्लाई स्पीशीज, है ना। तो अगर आपसे इस तरह से लिख के बोल दे कि ये क्या है, तो ये आपके बटरफ्लाई की स्पीशीज हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे गगनयान मिशन जो है लॉन्च होने वाला है, आप सबको पता है। उसके लिए पैराशूट जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द री एंट्री कैप्सूल, वो टेस्ट किया गया। उसको यहाँ पे इसको भेजा गया है इसरो फैसिलिटी में बेंगलुरु में। तो आपको पता होना चाहिए दिस थिंग इज़ देयर। एंड यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ADRDE, याद रखिएगा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, विच इज़ द आगरा बेस्ड लेबोरेटरी अंडर द DRDO के अंतर्गत आती है। तो यार लिख लीजिएगा, DRDO के अंदर आते हैं कौन, द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इट हैज़ डेवलप्ड द पैराशूट फॉर इंडियाज मैंड प्रोग्राम गगनयान के लिए जो पैराशूट्स हैं री एंट्री के लिए, वो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADRDE है ना, आगरा बेस्ड है, इसने बनाया। ये DRDO के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसकी टेस्टिंग जो है वो बेंगलुरु में होगी, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग हाउ इट विल बी देयर। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप दिए तो कर्नाटका के लिए ही पूरी न्यूज़ आइटम्स है जो ये सारे हैं। ये देखो, ये भी पूरा कर्नाटका से भरा हुआ है। UK sees
सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब यूके जो है उसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सक्सेस मिली थी। सबसे पहले आपको ये भी याद होगा कि सबसे पहला जो केस हुआ था 3 पेरेंट बेबी का, है ना, तो 3 पेरेंट बेबी का सबसे पहला केस भी यूके में आया था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार 3 पेरेंट बेबी का दिखा देता हूँ क्या होता है। देखो मान लो कोई मदर है, अगर उस मदर के डीएनए में अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि मतलब डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसे कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ है या फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसका, तो अब वो उसके सारे एग्स में भी वो चीज़ रेप्लिकेट होगी। तो जो पेशेंट की एग सेल रहती है, मतलब कि जो मदर रहती है, जो ओरिजिनल होना है जिसको मदर, उसका क्या करते हैं, उसका मतलब जो एग सेल है उसके एग सेल से उसका जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। उसका क्या करते हैं, मतलब उसका न्यूक्लियर डीएनए निकाल लेते हैं। न्यूक्लियर डीएनए क्यों निकालते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए के अंतर्गत ही सारे जीन्स और क्रोमोसोम्स जिसको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, केवल उसका न्यूक्लियर डीएनए रिमूव कर देते हैं। न्यूक्लियर डीएनए रिमूव करके एक दूसरी कोई डोनर एग को लाया जाता है, डोनर एग सेल लाई जाती है। मतलब डोनर मतलब कोई और डोनर, मतलब जो जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेल्दी है, तो उसका क्या करते हैं, उसके एग सेल को अब लेते हैं और उसके एग सेल से उसका न्यूक्लियर डीएनए रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। उसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है। जो पेशेंट था इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टेड था, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए तो सही था, न्यूक्लियर डीएनए निकाल लिया इसका, और इसको अब जो डोनर है उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ अटैच कर दिया। मतलब कि उसका जो डोनर था, डोनर के एक्सेल में इसका न्यूक्लियर डीएनए डाले, तो क्रोमोसोम और जीन सारे मदर के ही गए, बस जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारा डिफेक्टेड था वो हमने डोनर से ले लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास एक ऐसी एग सेल है जिसमें न्यूक्लियर डीएनए तो ओरिजिनल मदर का है और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डोनर का है, ठीक है ना। अब इस एग को फिर फर्टिलाइज किया जाता है जो स्पर्म रहता है फादर का उसके साथ, और फिर उसको फिर यूट्रस में प्लेस किया जाता है ओरिजिनल मदर के, ठीक है ना। तो ये है 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा, आगे हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं G7 के बारे में था, तो G7 के एक बार हम देख लेते हैं। G7 ने बताया कि यूएस में डेट क्राइसिस चल रही है, तो उससे अनसर्टेनिटी है। ये G7 के मेंबर्स हैं फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा। याद रखिएगा, फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। और इसका याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन जो है एक नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है। नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर मतलब कि उसका नंबर नहीं दिया गया है और नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है, ठीक है ना। एंड 1973 में पहली बार वहाँ पे 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम था यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये पहले 4 लोग थे जो मिले थे, और ये एक्चुअली व्हाइट हाउस लाइब्रेरी में मिलते थे, इसके लिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता था। याद रखिएगा, ये व्हाइट हाउस लाइब्रेरी में मिलते थे, इसलिए इनको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता था। उसके बाद जापान ने जब ज्वाइन किया तो उसको G5 बनाया गया। तो पहले ओरिजिनली G5 था। तो G5 अगर आपसे कोई पूछे कब क्या था, तो वो ओरिजिनल जो G5 था वो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान G5 थे, ठीक है ना। इसके पहले लाइब्रेरी ग्रुप था। IRDAI फॉर्म्स पैनल टू एडवाइस ऑन मेंटल हेल्थ कवरेज। तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स भी रहेंगे एंड इंश्योरर्स भी रहेंगे, फॉर एडवाइजिंग ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। और इसमें ऑब्वियस बात है, नेमहंस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज हैं, उनके साथ भी उनको भी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, उनके डायरेक्टर को। और IRDAI की हम बात करें तो एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है विच एस्टैब्लिश्ड अंडर द IRDA एक्ट ऑफ 1999। 1999 के IRDA एक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया है। एपेक्स बॉडी है विच सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। सेंटर हेड ऑफिस हैदराबाद है। कंपोजिशन IRDAI 10 मेंबर बॉडी है। चेयरमैन होता है 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी फंक्शंस वही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना, लोगों का देखना कि पैसा ना डूबे, इंश्योरेंस उनको बेनिफिट्स मिले, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
एक और चीज़ देख लेते हैं लास्ट यहाँ पे, देखो कर्बी ट्राइब के बारे में है। आसाम की कर्बी ट्राइब एक डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिस करती है जिसको बोलते हैं चोमांगकन। याद रखिएगा, चोमांगकन एक डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिस है कर्बी ट्राइब ऑफ असम की। इट इज़ अ सेरेमनी टू रिमेंबर द डेड दैट लास्ट 4 days एंड नाइट्स। 4 दिन तक चलती है सेरेमनी चोमांगकन। इट इज़ अ सेरेमनी टू रिमेंबर द डेड, ठीक है ना, चोमांगकन। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल मोर्नर्स होते हैं, प्रोफेशनल जो मोर्न करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, सॉरोफुल सॉन्ग्स गाते हैं, उनको बोलते हैं लुनसेपी। तो लुनसेपी को बुलाया जाता है ना, लुनसेपी को बुलाया जाता है। यहाँ पे ये है चोमांगकन की जो सेरेमनी है कर्बी ट्राइब में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज़ इट। ये देखो यहाँ लुनसेपी जो है ये प्रोफेशनल मोर्नर्स है, कैसे रो रहे हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।